कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, कि अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई नहीं चल रही अच्छे से तो मैं हूं ना आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं लास्ट 30 दिनों में आपके संपूर्ण सिलेबस जितने सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी को दोस्तों उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको 30 दिनों के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। तो दोस्तों अब आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ताकि टाइम कम बचा है और अब आपको पढ़ना होगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को हमारे साथ अब आज से शुरू कर देंगे। क्लास आज से ही शुरू हो रही है। ये बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो क्लास है वो चैनल पर अपलोड हो गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर जो है वो पढ़ दे रहा हूँ। मैं आपको बाद में चित्र के माध्यम से बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाऊंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रागनलिका से दो परागकण आते हैं और जब यह अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करते हैं, ठीक है, और दूसरा परागकण ध्रुवीय केंद्रक के द्वितीयक केंद्रक से निषेचन करता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन हुए अतः यह क्रिया द्वितीय निषेचन कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिसका अर्थ जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परागनलिका क्या होता है दोस्तों? तो जो परागनलिका है, ठीक है, जिस नली के द्वारा परागकण आते हैं उसी को हम परागनलिका कहते हैं। परागकण क्या होता है? तो परागकण जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। अंडाशय पुष्प का स्त्री का भाग होता है। यहाँ पे एक दोस्तों आया शब्द निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूँ क्या होता है द्वितीय निषेचन। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि परागनलिका से दो परागकण आते हैं। तो ये रहा दोस्तों परागनलिका और यहाँ से दो परागकण आ रहे हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि परागनलिका से होता हुआ दो परागकण आते हैं और जब ये अंडकोशिका में उपस्थित केंद्रक से क्रिया करते हैं, लिखा है यहाँ पर, और जब यह अंडकोशिका में उपस्थित केंद्रक से क्रिया करता है या निषेचन करता है, तो ये रहा अंडकोशिका और जब इसमें से एक इससे निषेचन करता है, ठीक है, तो इसे हम प्रथम निषेचन कहते हैं। पहली बार हुआ तो इसे हम प्रथम निषेचन कहते हैं। और एक हो गया, एक बचा, ये तो एक ऐसे जाता है, जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर द्वितीय केंद्रक से निषेचन करता है। द्वितीय क्यों बोले? क्योंकि एक केंद्रक ये रहा, एक ये रहा, दो पहले से हैं, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे द्वितीय केंद्रक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक केंद्रक जो होता है अंडकोशिका में उपस्थित केंद्रक से क्रिया करता है और एक जो होता है वो द्वितीय केंद्रक में उपस्थित केंद्रक से क्रिया करता है। दोस्तों यहाँ पर तीन केंद्रक हो गए, इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन। दोस्तों यहाँ पर दो पहले से थे, एक और आ गया, संख्या हो गई तीन, यहाँ पर तीन केंद्रक मिल गए, इसीलिए इसे हम त्रिक मतलब तीन, संलयन मतलब मिलना, तो इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों निषेचन दो बार हुआ, एक बार निषेचन यहाँ पर हुआ, एक बार निषेचन यहाँ पर हुआ, तो निषेचन दो बार हुआ है, इसीलिए इसे हम द्वितीय निषेचन कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। परागनलिका से दो परागकण आते हैं, एक परागकण अंड कोशिका से निषेचन करता है, इसे हम प्राथमिक निषेचन, और एक द्वितीय केंद्रक में उपस्थित केंद्रक से
निषेचन करता है, इसे हम द्वितीयक निषेचन कहते हैं। यहाँ पर संख्या 2 थी, एक और आ गए, संख्या हो गई 3, इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। यहाँ पर 2 बार निषेचन हुआ, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों द्विव निषेचन की खोज नावासी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, नावासी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में द्विव निषेचन की खोज करी थी। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी खोज लीवनहॉक ने 1791 में संतरे में की थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो इसकी खोज लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में संतरे के बीज में या संतरे में किया था। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके नाम पे जाइए, इसका नाम क्या है, बहु। बहु का मतलब होता है बहुत, भ्रूणता का मतलब भ्रूण, तो यानी कि जहाँ पर क्या होंगे, बहुत भ्रूण हो वही बहुभ्रूणता है। अब हम समझेंगे इसका डेफिनेशन। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, कोई एक बीज है या एक बीजांड है। बीजांड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक, यानी जब कोई बीज हो, ठीक है, उसमें एक से अधिक क्या हो, भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, तो उसी को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक होता है निषेक फलन और एक होता है अनिषेक, इसमें आ लग गया, तो जहाँ पर दोस्तों आ लग जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ डाउट होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर संदेह होता है। ठीक है, निषेक फलन क्या होता है, तो जब अंडाशय से निषेचन होकर फल बनते हैं तो उसी को हम बोलते हैं निषेक फलन, और जब अंडाशय के बिना ही फल बन जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अनिषेक फलन। तो यहाँ पर लिखा भी है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जब अंडाशय से बिना निषेचन हुए ही क्या हो जाएं, फल बन जाएं, तो उसी को बोलते हैं हम अनिषेक फलन। ठीक है दोस्तों, या फल क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, यानी कि अनिषेक फलन की क्रिया उसमें होती है जिसमें बीज नहीं होते हैं। इन फलों में बीज नहीं होता है, उदाहरण के लिए अंगूर हो गया, केला हो गया आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनिषेक फलन का एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, आभासी फल जिन्हें हम मिथ्या फल भी कहते हैं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एक होता है सत्य फल और एक होता है आभासी फल, जिसे हम मिथ्या फल, झूठा फल भी कहते हैं। तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम आभासी फल कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था अनिषेक फलन क्या होता है। तो जब अंडाशय से बिना निषेचन के फल बन जाते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, अनिषेक फलन। लेकिन जब अंडाशय से निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उस फल को बोलते हैं हम आभासी फल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर केवल है, जब अंडाशय से बिना निषेचन हुए ही या बिना निषेचन के फल बन जाते हैं तो उस फल को बोलते हैं आभासी फल और उस क्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है दोस्तों, छोटा सा अंतर है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा सेब, स्ट्रॉबेरी आदि। ठीक है, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सभी मिथ्या फल है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा गया था। ठीक है, कि सेब, यानी कि क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है। ऑप्शन दिया था सेब और कुछ था, तो इसका राइट आंसर था सेब। ठीक है, अगर आप दोस्तों मॉडल पेपर प्रीवियस से लगाए होंगे
तो दोस्तों आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया है, ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद पूरा सब्जेक्ट जो है जब खत्म हो जाएगा लगभग 15-20 दिन के अंदर, तो मैं 5 दिन में जितने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 1-1 घंटे में सभी को करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अगला हमारा क्वेश्चन, बीजांड को चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है। बीजांड क्या होता है, चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा बीजांड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नाम है कुछ, उसके बाद में इसको किस तरह से लिखना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बीजांड वृत्त का जो फर्स्ट भाग होता है, बीजांड का जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं बीजांड वृत्त, ठीक है। जहाँ पर ये फर्स्ट भाग बीजांड से मिलता है उसी को बोलते हैं नाभिका, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जब हम विशेषता लिखेंगे, इस पर को हम समझाएंगे तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो पहला भाग होता है बीजांड वृत्त। बीजांड वृत्त जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीजांड से मिला है उसी को बोलते हैं हम नाभिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हैं मेरा जो गला है वो बैठ चुका है बोलते बोलते। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इस 30 दिन के अंदर संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड है और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। टाइम जो हो रहा है मैं आपको बता दूँ टाइम कितना हो रहा है। तो दोस्तों जो टाइम हो रहा है 11:48 हो रहा है और इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी दोस्तों फ़र्ज़ बनता है हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप लाइक कर दीजिएगा और अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक पे बीजांड। तो जहाँ पर बीजांड वृत्त बीजांड से मिलता है उसी को हम बोलते हैं नाभिका, ठीक है। बीजांड में दोस्तों एक द्वार होता है, ये रहा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश से जुड़ा एक द्वार होता है जिसे बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। एक बाहर आवरण होता है जिसे बाह्य आवरण या बाह्य अध्यावरण, एक अंदर होता है जिसे हम आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। बाह्य से बाहर तो बाह्य अध्यावरण, आंतरिक यानी अंदर तो आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। बीजांड द्वार के विपरीत ही एक क्या होता है, उसके सामने ही एक भाग होता है जिसे निभाग कहते हैं और बीच में एक बीजांडकाय होता है, ठीक है, जो मृदुतीय कोशिका का बना होता है और सबसे मध्य में भ्रूण कोश होता है जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी आपको यहाँ पर समझाया है वही हम इसको इसकी विशेषता में लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको किस तरह से लिखना है ताकि आपको 3 नंबर पूरे में पूरा मिल जाए। 3 नंबर लिखने का और 2 नंबर इसका, यानी टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। दोस्तों चित्र में मैंने जो समझाया था वही यहाँ पर लिखा है। प्रत्येक बीजांड जहाँ पर बीजांड वृत्त से मिलता है उसे नाभिका कहते हैं, ठीक है। चित्र में मैंने आपको दिखा दिया था कि जहाँ पर बीजांड वृत्त बीजांड से मिलता है उसी को हम नाभिका कहते हैं। दोस्तों मैं एक बार उसका जो चित्र है एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कहाँ भाग गया दोस्तों, ये एक है, इसी से आप समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बीजांड, ये बीजांड जो है प्रत्येक बीजांड जहाँ पर बीजांड वृत्त से मिलता है उसी को हम नाभिका या इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। ये हो गया सिंपल सा। प्रत्येक बीजांड के एक या दो आवरण होते हैं, 2 आवरण वालों को द्विअध्यावरणी और 1 आवरण वालों को एक अध्यावरणी कहते हैं। यानी कि जो प्रत्येक बीजांड होता है, ठीक है, ये जो बीजांड है इसमें 1 या 2 आवरण होंगे। इसमें तो 2 है लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसमें 1 होता है। तो जिसमें 2 आवरण होते हैं उसे हम द्विअध्यावरणी और जिसमें 1 अध्यावरण होते हैं उसे हम एक अध्यावरणी कहते हैं। सिंपल सा। बाहर के आवरण को बाह्य अध्यावरण, ये दोस्तों बाहर है तो बाहर के आवरण को बाह्य अध्यावरण और अंदर के या आंतरिक के आवरण को आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको लिखा है और यही इसका राइट आंसर भी है, ठीक है।
बीजांडकाय के अग्रभाग को बीजांड द्वार कहते हैं। ये दोस्तों ये जो है ये बीजांडकाय है, यहाँ पर लिखा है। इसके आगे का जो भाग होता है जो द्वार के समान होता है उसी को बोलते हैं बीजांड द्वार, तथा बीजांड द्वार के विपरीत भाग को निभाग कहते हैं। ये रहा बीजांड द्वार, इसके विपरीत भाग में इसके सामने जो भाग होता है उसे हम निभाग कहते हैं। ठीक है। बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। दोस्तों ये रहा भ्रूण कोश पूरा, इसके अंदर ये रहा एक थैली जैसी संरचना जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं होती हैं जिसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। क्या दोस्तों, इसमें 3 कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और होते हैं कितने हैं? 8 होते हैं। केंद्रक कितने होते हैं? 8 होते हैं और कोशिकाएं होती हैं 7। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप बीजांड के चित्र और बीजांड को किस तरह से लिखना है बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इस साल भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि परागकण की संरचना बनाइए, या पूछ लेगा नर युग्मोद्भिद क्या होते हैं, इनके विकास पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, बता दूंगा कि आपको यहीं पर ये याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं दोस्तों यहाँ पर रटने के लिए कुछ भी नहीं लिखा हूँ, जो पॉइंट है केवल समझाने के लिए लिखा है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपका 5 नंबर चुटकियों में तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा परागकण, पूछा था परागकण की संरचना बनाइए और परागकण के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो ये है परागकण। ठीक है दोस्तों, जो परागकण होता है यहाँ बीच में एक खाली स्थान होता है, बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाहर का जो आवरण होता है, बाहर का जो चोल होता है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं। यह मोटा एवं खुरदुरा होता है और यह स्पोरोकोलिन का बना होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम बाह्य चोल कहते हैं। या कैसा होता है आप देख सकते हैं, मोटा भी है और खुरदुरा भी है, और किसका बना होता है? स्पोरोकोलिन का बना होता है दोस्तों। और इसका एक आंतरिक आवरण होता है जिसे हम अंतःचोल कहते हैं। या आप देख सकते कितना पतला है ये, तो ये पतला होता है, या पैक्टीन एवं सेलुलोज का बना होता है। ठीक है दोस्तों, बीच में एक केंद्रक होता है, सिंपल सा है। अब यहाँ पर अगला हमारा आएगा फेज केंद्रक में समसूत्री विभाजन, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर जो केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होगा और ये 2 भागों में बट जाएगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब होगा केंद्रक में समसूत्री विभाजन। केंद्रक में दोस्तों जब समसूत्री विभाजन होता है तो सम यानी कि समान, सूत्री मतलब अलग अलग। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये रहा सेकंड फेज। यहाँ पर लिखेंगे केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनते हैं, यानी कि जब ये जो केंद्रक था इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों एक केंद्रक छोटा केंद्रक होता है जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं, और एक केंद्रक बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको किस तरह से लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। बाद में चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है जिससे जनन केंद्रक को जनन कोश का और कायिक केंद्रक को कायिक कोश का कहते हैं। दोस्तों ये हो गया खत्म। अब आप किस तरह से लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर चित्र छापेंगे, चित्र छापने के बाद में आप इसमें लिखेंगे इसके बाहरी आवरण को बाह्य चोल कहते हैं जो मोटा एवं खुरदुरा होता है और यह स्पोरोकोलिन का बना होता है। इसके अंतःचोल को या आंतरिक चोल को अंतःचोल कहते हैं। यह पतला होता है और पैक्टीन एवं सेलुलोज का बना होता है। इसमें केंद्रक होता है दोस्तों, और परागकण में एक छिद्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। और जब इसके केंद्रक में
समसूत्री विभाजन होता है तो यह दो केंद्रकों में बंट जाता है, छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक और बड़े केंद्रक को कायिक केंद्रक या वर्धिक केंद्रक कहते हैं। और बाद में इसके चारों ओर क्या होती है, भित्ति लग जाती है या भित्ति का निर्माण होता है, जिससे जनन केंद्रक जनन कोशिका और कायिक केंद्रक कायिक कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये थी प्राकड़ की संरचना और उसके विकास का संक्षिप्त विवरण। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये लेक्चर, आज का ये जो वीडियो है, आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की जो क्लास हुई है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसका जो वीडियो है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।